नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन में। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज बात करेंगे रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के बारे में, जिसमें हाउस होल्ड एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बात की गई है। हाउस होल्ड एसेट और लायबिलिटीज पर रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान नेट हाउस होल्ड सेविंग गिरकर 5.1% रह गई है। जीडीपी के हिसाब से देखें तो इस साल भारत की शुद्ध बचत गिरकर 13.77 लाख करोड़ रुपए रह गई है। यानी आम आदमी की हालत खराब हो रही है। महंगाई डायल लोगों की कमाई पर अपना कब्जा कर रही है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े हुए हैं तो लोगों की आय के साथ उनके खर्चे भी महंगाई के चलते बढ़े हुए हैं, जिसका नतीजा यह है कि अब लोगों की सेविंग खत्म हो रही है। सवाल है कि आखिर महंगाई पर लगाम कब लगेगी, जिससे लोगों की सेविंग बढ़ाई जा सके। खर्चों में कटौती से समस्या का हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि खर्चे आदमी के बराबर हो गए हैं, जिसकी तस्दीक खुद आरबीआई की एक रिपोर्ट कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आसानी से बढ़ पाएगा? मिडिल क्लास का व्यक्ति अपनी जिंदगी की गाड़ी बढ़े खर्चों के बीच कैसे चलाएगा? देखिए एक रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि भारत में कमाने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी कमा रहे हैं उसे खर्च कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। बचत में काफी कमी हो गई है। हालात ये है कि भारत का घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर आ गया है। हाउस होल्ड एसेट और लायबिलिटीज पर रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है। रिजर्व बैंक के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान नेट हाउस होल्ड सेविंग गिरकर 5.1% रह गया। जीडीपी के हिसाब से देखें तो इस साल भारत की शुद्ध बचत गिरकर 13.77 लाख करोड़ रुपए रह गई। यह बीते 50 साल का न्यूनतम स्तर है। इससे एक साल पहले ही यह 7.2% थी। इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि लोगों की आमदनी में भारी कमी आई है। महंगाई को लेकर ये है कि जो अमीर आदमी है वो तो खैर अपनी जिंदगी अच्छी जी रहे हैं, और गरीब स्थिति हुई बनी हुई हो, और गरीब तो और गरीब से हो गया है। ये नहीं होता कि राशन देने से किसी की पूर्ति हो जाती है। राशन देने से तो उनका आदमी ले आता है राशन, तो दारू पीकर पी जाता है परिवार में। फिर भी कि वही मामला हुई है, क्योंकि राशन लेने को पुरुष जाते हैं, महिला घर पे रहती है। हर चीज पे सब बढ़ रही है महंगाई, फल पे भी, सब्जियों पे भी, और अदर और भी सामान है जिसे हम यूज़ करते हैं, सब पे महंगाई बढ़ रही है। जिस तरह से घर का बजट है, तो किस तरह से अपने बजट को आप चलाती हैं? किस तरह की परेशानी आती है जब मान लो एकदम महंगाई बढ़ जाती है? परेशानी क्या भाई, सब चटनी अटनी से ही गुजारा करना पड़ा है। सब्जी का तो कोई मतलब ही नहीं है आजकल, इतनी महंगाई चल रही है। अभी देखो टमाटर अभी मंदे हुए हैं, प्याज बढ़ती जा रही है। अच्छा, जिस तरह से मान लो बच्चों को पढ़ाना भी है, आपको घर की और भी सारी चीज़ें, सभी का बजट आपको देखना है, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं, किस तरह की परेशानी आती है? बहुत ज़्यादा तो कहीं ना कहीं लगता है परेशानी सरकार महंगाई अपने कम करो जो हमें सुविधा। साथ ही कोरोना काल के बाद लोगों के कंजप्शन में बढ़ोतरी हुई है। लोग बचाने के बजाय खर्च ज्यादा करने लगे हैं। आरबीआई के मुताबिक एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो साल 2020 से 21 के मुकाबले 2022 से 23 के दौरान नेट हाउस होल्ड एसेट में भारी गिरावट हुई है। साल 2020 से 21 के दौरान शुद्ध घरेलू संपत्ति 22.8 लाख करोड़ रुपए की थी, जो कि साल 2021 से 22 में तेजी से घटते हुए 16.96 लाख करोड़ रुपए गिर गई। साल 2022 से 23 में तो ये और घटकर 13.76 लाख करोड़ रुपए रह गई। साल 2021-22 में जो जीडीपी के 36.9% थी, जो कि साल 2022-23 में बढ़कर 37.6% तक पहुंच गई। रिपोर्ट पर गौर करें तो बचत घटने और कर्ज बढ़ने के पीछे बढ़ती महंगाई का
बड़ा हाथ है। रिजर्व बैंक ने जो हाउस होल्ड एसेट और लायबिलिटीज के आंकड़े जारी किए हैं वह अर्थव्यवस्था की तत्काल विकास क्षमता के बारे में चिंता पैदा करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राइवेट कंजप्शन या निजी उपभोग से ग्रोथ को मिलने वाला समर्थन अनुमान से कमजोर हो सकता है, भले ही निजी पूंजीगत व्यय चक्र में देरी होती दिख रही हो। महंगाई की मार से आम आदमी की कमर टूट रही है तो घरेलू बचत कम होती जा रही है। महंगाई की तो बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत दिक्कत हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा। जब से सरकार आई है ऐसे ही हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। कितने पढ़े हैं? तो कितने पढ़े लिखे हैं आप? अरे BA। तो अभी तक कोई जॉब वगैरह नहीं मिली? अच्छा। तो अगर उसको जॉब को लेकर देखी जाए तो कितना पैसा मिलता है जॉब में? पढ़ाई का भी खर्चा है, तो खर्चे भी तो बहुत ज़्यादा है। किस तरह की परेशानी आ रही है, किस तरह की समस्या है, जैसे कि परिवार का करप्शन भी बहुत हो रहा है, रिश्वत भी बहुत चल रही है, लोग हैं वो खा जाते हैं, गरीब आदमी का परेशानी है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, लोगों को मजदूरी तो कम मिल रही है लेकिन खर्चा ज़्यादा है, तो उस समय किस तरह की आपके सामने दिक्कत आती है? मेन मुखिया है, एक आदमी कमाता था और 4 लोग बैठ के खाते थे। अब 4 कमा रहे हैं पर लेकिन एक को नहीं खवाया जाता, तो महंगाई तो बढ़ रही है। तो कहीं परेशानी है, महंगाई की परेशानी है। पीने की लेने जाते हैं वो हर चीज़ तेज मिलती है, तेल की परेशानी आ रही है अम्मा? सब चीज़ की परेशानी है। जब कमाई 100 रुपये की और लेने जामे तो 100 रुपये को दाल आटो भी ना आता है, और सब चीज़ की परेशानी, तेल भी तेज, दाल भी तेज, सब्जी भी तेज, सब चीज़ क्या खाना बताओ, गरीब आदमी कैसे करे बताओ। परेशानी है, कमाने बारे 1 और खाने बारे 6, तो फिर कहाँ से आ जाओगे? अच्छा, हमारी सरकार ये कह रही है हमने महंगाई कम करी है, क्या लगता है आपको महंगाई कम है? कोई महंगाई कम नहीं, क्या कम होगा बताओ महंगाई? सिलेंडर 1200 को 1300 को दे रहे, अब तो उतर गए, 900 का कर दिया सिलेंडर। हाँ, 900 का कर दिया। बाजार में जिस तरह और भी चीज़ें हैं घर की यही है जो, और क्या चीज़ है, दाल है, ये चीज़ है घर की, आलू है, गोभी है, दाल है, सब्जी है, यही चीज़ है का। तो सब महंगी है, सब महंगी है। तो महंगाई से परेशानी है आपको? परेशानी सबको है, मुझे इकाई को परेशानी है, सबको परेशानी है। सवाल है, आखिर भारत की शुद्ध बचत की दर तेजी से क्यों घट रही है? आम आदमी महंगाई की मार से निजात कब पाएगा? बचत की घटने के साथ कर्ज बढ़ने की सीमा हद के पार पहुंच रही है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना आखिर ऐसे में कैसे साकार होगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो आरबीआई की इस रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है और महंगाई चूंकि चरम सीमा पर है, जिसका नतीजा यह है कि लोगों की सेविंग खत्म हो रही है। सवाल है कि आखिर महंगाई पर लगाम कब लगेगी जिससे लोगों की सेविंग बढ़ाई जा सके। खर्चों में कटौती इस समस्या का हल नहीं निकल रहा क्योंकि खर्चे आदमी के बराबर हो गए हैं, जिसकी तस्दीक खुद आरबीआई की रिपोर्ट कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या देश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आसानी से बढ़ पाएगा? मिडिल क्लास का व्यक्ति अपनी जिंदगी की गाड़ी बढ़े खर्चों के बीच कैसे चलाएगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दिवाकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश संयोजक बीजेपी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। इरफान खान जी प्रदेश सचिव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रूपा पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिवाकर जी आपसे शुरुआत करते हैं। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और आरबीआई की रिपोर्ट अब ये खुलासा कर रही है कि लोग सेविंग नहीं कर पा रहे, खा रहे हैं, कमाते हैं, खा लेते हैं, पैसा सेव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि भाई हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा? साथ ही साथ ये चिंता का विषय है लोगों के लिए भी कि अगर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो कुछ दिन बाद लोग उसके कमाना खाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले तो इस पर? देखिए, जहां तक महंगाई की बात है तो महंगाई जिस स्तर पर थी, कोई किसी विशेष कमोडिटी में कभी तेजी आ जाती है, लेकिन सामान्य तौर से सभी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है। जहां तक आपकी रिपोर्ट मैं सुन रहा था,
रिजर्व बैंक की कि लोगों की बचत घट रही है। तो उसका कारण यह है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट में पैसा ज्यादा है बाजार में, और इस कारण से लोग बचत नहीं करते हैं। जैसे अब आप लखनऊ में होंगी मेरे अनुमान से, और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं वो भी हो सकता लखनऊ में हो, और मैं कानपुर में हूँ। तो आज से 9 वर्ष पहले का लखनऊ देखिए, 9 वर्ष पहले का कानपुर देखिए। 2 शहरों पर अगर हम दृष्टि डालेंगे तो हमें ये देखने में आएगा कि जो लोग पहले दूसरों पर आश्रित हुआ करते थे, अब वह स्वावलंबी हो रहे हैं। स्वावलंबी इस दृष्टि से हो रहे हैं कि उनके पास रहने के लिए मकान हो गया है, चलने के लिए 4 व्हीलर 2 व्हीलर है। आप लखनऊ और कानपुर की किसी भी सड़क पर चले जाएं तो आज से 9 वर्ष पहले जितनी साइकिलें दिखाई देती थी वह साइकिलें अब नहीं दिखाई देती हैं। लोगों ने मोटरसाइकिल खरीद ली है, और जो मोटरसाइकिल से चलते थे उन्होंने कार खरीद ली है। इसलिए आप जहां से भी दिवाकर जी, तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, लोग मोटरसाइकिल से चलते थे तो गाड़ी से चलने लगे हैं। देखिए ये कोई तुक नहीं हुआ। आप देखिए जमाना बदल रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ये हम डिनाई कैसे कर दें इन सब चीजों को देखते हुए कि महंगाई नहीं बढ़ रही है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। इरफान खान जी हमारे साथ जुड़े हुए। इरफान जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? दिवाकर जी ने यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है क्या उससे सहमत हैं आप? देखिए दिवाकर जी ने जो भी अभी बातें कही, मेरे वरिष्ठ विद्वान साथी हैं जो, उनको ये समझना चाहिए कि हमको विषयांतर नहीं होना। मामला ये है, बात डिस्कशन का ये है अभी कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई किस कैसे नापी जाती है कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो आज आम जीवन में ज़रूरत है लोगों को, उनके दाम बहुत बढ़ रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं। आप 2014 से कंपेयर करेंगे आज के तो दाम, आप सारी चीज़ों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। जो पेट्रोल 60 रुपये था आज 100 रुपये से पार हो गया, जो सिलेंडर 400 रुपये था 1200 रुपये हो गया, भले उसमें 200 रुपये उन्होंने घटा दिया, फिर भी वो 250 गुना बढ़ चुका है। ये सारी एक बात नहीं है, दाल हो गई, सब्जी हो गई, तेल हो गया, हर जगह महंगाई है। इस बात को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप उसको मानेंगे नहीं कि महंगाई है, तब तक उसको दूर करने के लिए आप कदम नहीं उठाएंगे। आप जनता पे नहीं डाल सकते कि जनता पहले साइकिल पे चलती थी, अब मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल से आप कार पे आ गई है, इसलिए लोगों की बचत कम हो गई है। बचत का जो अनुपात है वो हमेशा जो है कमाई, जो भी आदमी की जो कमाई होती है उसमें खर्चा जो होता है उसके बाद जो बचता है वो बचत होती है। उस अनुरूप ही जो आदमी की जो है आमदनी बढ़नी चाहिए। आमदनी बढ़ती है, सैलरी लगातार जो लोगों की स्टैग्नेंट है। आरबीआई जैसे अगर विश्वास पात्र अगर एक कोई संस्था अगर वो कोई जवाब दे रही है, अगर वो कोई रिपोर्ट दे रही है, उस पर भी अगर हम लोग अनर्गल बातें करें तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जब तक हम डॉक्टर से अपनी बात को सही तरीके से ईमानदारी से कहेंगे नहीं कि हमको प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन आएगा नहीं। और सोल्यूशन के लिए पहले स्वीकार करना पड़ेगा सरकारों को कि हमारे साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। जब तक उन दिक्कतों को हम एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक इसको दूर करने के लिए हम कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है, देखिए इरफान जी, एक बड़ा मुद्दा जो है वो विपक्षी दलों का महंगाई रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों से अब मुझे लगता है कि महंगाई जो है वो ध्यान भटकता जा रहा है विपक्षी दलों का। महंगाई पर वो जोर शोर से आपका देखने को नहीं मिल रहा है प्रदर्शन या फिर किसी तरीके से प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा है हमें। देखिए अपने अपने स्तर पे अलग अलग राज्यों की सरकारें अलग अलग तरीके से इसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग स्वयंसेवक संस्थाएं हैं, अलग अलग मीडिया हाउसेस हैं जो इस पे मुद्दे उठा रहे हैं। पर आप खुद जानती हैं कि जो आज की परिस्थिति है, जो आज का जो परिवेश है भारत में, जहाँ कोई एक मुद्दे पे हम फोकस करते हैं, फौरन कोई दूसरे मुद्दे को लाकर समझा दिया जाता है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी की बात नहीं करना चाहते, वो भारत के भविष्य की बात नहीं करना चाहते,
वो अलग अलग बातों पे, मणिपुर पे बात नहीं करना चाहते, वो अलग अलग बातों को करके उसको माइंड डाइवर्ट करके मीडिया के थ्रू जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का एक प्रयास चल रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं आग बंद करने से अंधेरा नहीं होगा। महंगाई सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं बढ़ेगी, तो महंगाई सबके लिए बढ़ेगी। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति से पीड़ित है, हर व्यक्ति से प्रताड़ित होगा। दिवाकर जी देखिए, विपक्षी दलों के पास ये एक बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर लगातार नजर भी आ रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और आप सीधे सीधे इस बात को नकार रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। आरबीआई की रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है कि लोगों के पास सेविंग्स नहीं हो रही है क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हैं कि वो सेव नहीं कर पा रहे, बचत नहीं हो पा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है, लेकिन आप इसे अलग ढंग से क्यों कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल किससे है, मिश्रा जी से कि मुझसे? दिवाकर जी। दिवाकर जी अनम्यूट कीजिएगा दिवाकर जी। वह विषय अपनी जगह स्टैंड कर रहा है। देखिए, जब आप खर्च ज्यादा करेंगे तो बचत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपया है और 100 रुपए में आप वही तो दिवाकर जी हम कहना चाह रहे हैं ना कि अगर टमाटर 200 रुपए का मिलेगा तो बचत कैसे होगी? वही बात तो हम भी कह रहे हैं। टमाटर तो 20 रुपए किलो बिक रहा है, जब 200 बिक रहा था। अभी तो आपको 10 रुपए में भी मिलने लग जाएगा। अरे भाई, मैंने प्रारंभ में ही कह दिया था कि ये जो महंगाई का इंडेक्स है यह किसी एक कमोडिटी के आधार पर नहीं आंका जा सकता है कि टमाटर 200 रुपए हो गया तो बड़ी महंगाई आ गई। और जब व्यक्ति खर्च करेगा, मैं कह रहा हूं कि आप डाटा निकालिए कि 2014 में कितने लोगों के पास साइकिल थी और कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल। दिवाकर जी, मतलब आप चाहते हैं कि व्यक्ति साइकिल से ही चलता रहता क्या? लोग कर्ज लेकर साइकिल के बाद स्कूटी खरीद रहे हैं और बाइक्स खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं, क्योंकि अब ये स्टेटस सिंबल हो गया है। ये मजबूरी हो गई है लोगों के सामने। अगर आप साइकिल से चलेंगे आपको कोई पूछेगा नहीं। ये है हमारे देश की मानसिकता। खैर दिवाकर जी देखिए, नहीं मैं वापस आऊंगी आपके पास, रुकिएगा। उसके बाद रूपा जी मैं आपका रुख करती हूँ। हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। आरबीआई का जो रिपोर्ट है, मुझे लगता है जरूर आपने उसको अध्ययन किया होगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं उस रिपोर्ट के जरिए? आकाश जी सुन पा रहे हैं मुझे? आकाश जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उन्हें फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। रूपा जी क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, दिवाकर जी ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि पहले लोग साइकिल से चलते थे, आज कार से चल रहे हैं लोग, क्योंकि इतना कमा रहे हैं कि वो कार से चल रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगी? ये जो आरबीआई का रिपोर्ट आया है जिसमें ये है कि लोग सेविंग नहीं कर पा रहे, सिर्फ कमा खा रहे हैं। हाँ, नहीं, ये देखिए, समय के साथ जब परिवर्तन होगा और आधुनिकीकरण तो बढ़ा ही हुआ है, और अब हम इतनी प्रौद्योगिकी युग में हैं कि साइकिल से तो नहीं चल सकते ना। अभी तो विमान पर ज्यादा से ज्यादा मनुष्य चलने लगे हैं, तो ये बातें यहाँ पर नहीं फिट होती हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बात कहता है उस बात में दम है कि सेविंग नहीं उतनी हो पा रही है। कल्चर अब ऐसा हो चुका है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समय प्राइवेट सेक्टर में काम करने में लगा रहे हैं, और अच्छे पैकेज भी मिल रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में धन है, लेकिन हैंड टू माउथ की शैली है। बहुत लग्जरी जीवन जीने के वो आदी हो गए हैं। जिनके पास उतना धन नहीं है वो भी बहुत लग्जरी जीवन जी रहे हैं। ऐसे में देखिए, मांग और पूर्ति का सिद्धांत चलता है। अब सामान कम पड़ जाता है और धन लोगों के पास बढ़ जाता है। जब धन बढ़ जाता है तो वो जो अमीर वर्ग है वो बहुत ज्यादा मात्रा में सब चीज खरीद लेते हैं, भले उसका पूरा उपयोग ना कर पाए।
सीधे इसका असर जाकर गरीबों पर हो जाता है, क्योंकि फिर वो चीजें मार्केट में कम हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि भंडारण गृह वगैरह का जो बहुत कम है, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तभी भी कहा गया कि भंडारण गृह बहुत बनाए जाएंगे। देखिए, किसान बहुत पर्याप्त मात्रा में मेहनत कर रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है। अगर पूरा जो राशन होता है वो पूरा अच्छे से स्टोरेज हो जाए, काला बाजारी और ये जो है काला बाजारी या जमाखोरी आदि न हो, तो मुझे लगता है कि महंगाई इतनी चरम पर नहीं जाएगी। लेकिन होता उल्टा है, लोग लग्जरी जीवन जीते जीते कुछ अनावश्यक चीजें भी खरीद डालते हैं, और जो एक आम आदमी है वो आवश्यकता के लिए अपना हो सकता है आलू और धनिया मिर्ची भी ना खरीद पा रहा हो। तो थोड़ा धन का बंटवारा गलत है। दूसरी बात बचत पर मैं कहना चाहूंगी कि भारत में गृहस्थी महिलाएं चलाती हैं, लेकिन बड़ी विसंगति है कि महिलाओं का बैंक में आना जाना बहुत कम है। अगर वो बचत भी करती हैं तो वो अपनी अलमारी के अंदर उनकी बचत होती है, जिसका वो पर्याप्त न ब्याज ले पाती है न इन्वेस्टमेंट जैसी किसी चीज जैसे सिस्टम से अभी भारतीय महिलाएं नहीं जुड़ पाई हैं। तो मुझे लगता है भारत की महिलाएं अगर बैंकों में आना जाना हो और इन्वेस्ट करने ऐसी जागरूकता है, ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मात्रा में बचत होती नजर आएगी। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो ये महंगाई डायन जैसा शब्द तो आएगा ही। ठीक है, हाँ वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अरुण सिंह चंदेल जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? महंगाई चरम सीमा पर है और आरबीआई का जो रिपोर्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कमा खा रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, पहले तो मैं के न्यूज को धन्यवाद दूंगा, इतना अच्छा टॉपिक मुद्दा उठाया है, क्योंकि इस समय जो मेन है महंगाई, सच बात है जो पिपली लाइफ का गाना है, महंगाई डायन खाए जाता है, सज्जन इतना कमाता है महंगाई डायन खाते। ये सच्चाई ये है कि आपने पीछे का जो टेन्योर पीछे देखा, टमाटर का समय खत्म हो गया, टमाटर चलो अपने उसमें आ गया, पर जब टमाटर नीचे आता है तो प्याज बढ़ जाता है, जब प्याज नीचे आता है तो दाल बढ़ जाती है, दाल नीचे आती है शक्कर बढ़ जाती है। तो ये लगा हुआ जो मिडिल क्लास आदमी है वो बहुत जोरदार मार खा रहा है, और सच्चाई ये है जो हमें दिख रहा है वो है नहीं, ये सच बात है। आज ठीक है, हम एक युग में जा रहे हैं, हमारा नया पार्लियामेंट हो गया, महिला बिल पास हो गया, अच्छी बात है, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो जाएगा, आगे होगा। पर जो सच बात है, जो महंगाई जो है वो अगर आप जाओ, एक छोटे से फैमिली अगर है किसी की, तो अगर पेट्रोल भराना 100 रुपये, अगर आप चीनी देखिए वो भी बहुत अच्छी खासी है, तो अगर आप 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला है तो उसके लिए जीना बहुत बहुत मुश्किल है। और रिजर्व बैंक तो एक हमारा ऐसा है कि हमेशा आकलन करता है, और कोई भी मतलब संस्थान है अगर वो आज की डेट में ढंग से अगर सर्वे करे तो देखेगा आम आदमी बहुत मार खा रहा है महंगाई की वजह से। ये बात भी सच है कि हमारी आम आदमी पार्टी ने, देखिए दिल्ली पंजाब में कंट्रोल कर रही है, और इसीलिए जो हम लोगों ने करा है कि गरीब आदमी जो ऐसा तबका है उसको हम मतलब बिजली पानी सब फ्री रख रहे हैं, और उसका भी साधन अपने करके उनको फ्री करने का जो योजना बनाई है वो कहीं ना कहीं महंगाई की मार को कम करने के लिए। अब नहीं, जो भी देखिए अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो आप किस तरीके से अब इस पर महंगाई को लेकर, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये 3 बड़े मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन के, तो इसको लेकर महंगाई को लेकर आप किस तरीके से इस पर पार्टी का जो रुख है वो किस तरीके का है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो हमारे लोकसभा चुनाव के लिए बना है और उनके अपने मुद्दे हैं, और जो उन्होंने तय करा है वो आपके सामने आएगा। चुनाव के पहले हमारी घोषणा होगी, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम आता है, उसके अंतर्गत वो बताएंगे। और इतने उसमें मतलब कहते हैं इतने मतलब अनुभवी लोग हैं, उनके पास जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आने वाले समय महंगाई को कम करेगी। और उसी साधन में जो ऐसा तबका है, आऊंगी मैं इरफान जी इसके बाद। हम पार्टी हमारी देखिए दिल्ली और पंजाब में करी रही है, अब हमारी सरकार जैसे अगर आज इंडिया गठबंधन लोकसभा में देखते हैं, आगे पोजीशन जैसे अच्छी आती है, आगे फिर उस हिसाब से बनेगा।
और अभी कहना जल्दी है क्योंकि उनका अभी कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अभी लोकसभा लेके सीटों इनको चर्चा में चल रही है, जब आगे आएगा तो आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, इरफान जी कुछ कहना चाहता है। इरफान जी फटाफट अपनी बात को पूरा करें। देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात पे आप लोग के साथ ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। हम लोग दो मुद्दों पे बात कर रहे हैं। इरफान जी आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। इरफान जी की आवाज को प्लीज फिक्स किया जाए, उनकी आवाज बहुत ज्यादा जूम होके आ रही है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी इरफान जी आपके पास। हमारे साथ अनुपमा जी जुड़ चुकी है। अनुपमा श्रीवास्तव जी अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुपमा जी आपका। आरबीआई का रिपोर्ट जो आया है उसको जरूर आपने स्टडी किया होगा, क्या आकलन कर पा रही हैं आप अनुपमा जी? हाँ, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी जी जी। हाँ, जैसा कि आप अभी कह रही हैं, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है इस समय। और जुलाई सन 2023 में जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी परेशान करने वाले हैं। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो करीब 7.44% हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारे निवेश हैं उसमें भी एक अनिश्चितता का माहौल है। और ये सारी चीजें बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। जैसे आरबीआई ने भी रिपोर्ट दिया है अभी, और हमारे आईएमएफ ने भी रिपोर्ट दिया है कि ये आर्थिक जो मुद्दे हैं, चाहे वो वेजिटेबल का प्राइस हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमी की जो मतलब इसको एक उन्होंने एक टर्म भी यूज किया है जो मैं अर्थशास्त्री के रूप में बताना चाहूंगी, गोल्डी लॉक। गोल्डी लॉक का मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां से ना तो वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, ना वो बहुत ज्यादा सिकुड़ रही है, बल्कि एक स्टेडी स्टेट ऑफ अफेयर्स है यहाँ पे, जिसकी वजह से कि सारी चीजों में एक रुकावट सी पैदा हो गई है। तो हमको ये देखना होगा कि कैसे हम इस महंगाई को नियंत्रित करें, कैसे। और इस महंगाई के दो कारण हो सकते हैं, या तो इसको आप कहें कि एक स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक कारण होते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे कभी मान लीजिए रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ। एक स्टेटमेंट आपने हमेशा सुना होगा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनकर दिखाएंगे, क्या ऐसे बन पाएंगे? अब इस पे तो मैं ये, क्योंकि एक राजनीतिक स्टेटमेंट है और इस पे मैं क्या बोलूं, लेकिन और बनने का सपना रखना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ हमें उसके लिए प्रयास और अपनी अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं उन नीतियों का जो क्रियान्वयन है उसको हमें देखना होगा। खाली नीतियां बनाने से ऑन पेपर भी नहीं होगा, और उसको एक ग्राउंड लेवल पे ले जाके ही उसकी रियलिटी बनानी होगी। तो जरूर हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, लेकिन अभी तो वो सपना थोड़ा दूर ही दिखता है। ठीक है, वापस आएंगे अनुपमा जी आपके पास। इरफान जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। इरफान जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? हाँ जी, मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, मुद्दा जो है, फिर मैं कह रहा हूँ विषयांतर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं महंगाई पे और बात हो रही है बचत पे। बचत और महंगाई दोनों अलग अलग चीज है। महंगाई जो है, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारी सरकारें होती, प्रमुख सबसे प्रथम जो काम होता है वो है अर्थव्यवस्था को मेंटेन करना। कौटिल्य ने कहा है कि जिस राज्य की अगर अर्थव्यवस्था खराब है वो राज्य कभी संपन्नता की तरफ नहीं जा सकता। अमर्त्य सेन ने कहा है कि अगर अर्थव्यवस्था किसी देश की अगर कोई व्यक्ति खराब करता है, किसी राज्य की अगर खराब करता है, वो देशद्रोह के बराबर। किसी चीज को समझिए, पहले चीज ये समझिए कि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार है। सरकार आते ही हमने जो है 2 घंटे के अंदर 10,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्जा माफ किया। 2500 रुपए हमने समर्थन मूल्य जो है धान का दिया। आज 2670 रुपए हम दे रहे हैं। जिस तरीके से गांव में किसान के पास जब पैसा जाता है, जब पैसा जाएगा मार्केट में एक रोटेशन आएगा, एक साइकिल चलेगा, और वो जो पैसा जो है वो मार्केट में आएगा, उससे जो है इकोनॉमिक में बूस्ट आता है। अभी बात चल रही है कि आप यूपी की बात करें, जहां से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं बनारस, वहां पे 1200 से 1400 रुपए का समर्थन मूल्य है धान का। तो ये 1200-1400 रुपए जो है यूपी में, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 2670 रुपए। ये डिफरेंस जो है ये सरकारी पैदा करती है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप समाज को दोष मत दीजिए कि समाज खर्चा करने लग गया है। समाज तो जैसा था 1000 साल पहले, 1000 बाद और इससे एडवांस हो चले जाएगा। हमको बात करनी है कि हमारे अपने जो उद्देश्य है, हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। अगर हम सरकार पे हैं, अगर हम इकोनॉमी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं,
अगर हम चीजों को हम लाखों हजारों लाखों करोड़ रुपए लेके लोग जो है हमारे देश से भागते चले जा रहे हैं, हम राइट ऑफ कर रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए जो है कॉर्पोरेट घराने का, तो इसको आप दरकिनार करते हुए आप लोगों के ऊपर आ जाएंगे कि लोग जो है वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद भी है, दुखद भी है। इसको नहीं, हमको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हम एक जो अच्छी अर्थव्यवस्था है हम नहीं दे पा रहे हैं इस देश को। ठीक है इरफान जी, वापस आऊंगी मैं और दिवाकर जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर और साथ ही साथ आरबीआई का जो रिपोर्ट आया उसको लेकर भी, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी जिंदगी की गाड़ी बढ़े खर्चों के बीच कैसे चलाएगा, ये बड़ा सवाल है। और जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही थी, वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी कैसे बन पाएगी, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। दिवाकर जी का रुख करना चाहूंगी मैं। दिवाकर जी देखिए, अभी जैसे कि आप पर इरफान जी ने भी ये बात कही कि इकोनॉमी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं आप, उसके बाद आप इल्जाम जनता पर ही लगा दीजिए कि आप खर्च ज्यादा कर रहे हैं, आप बचा नहीं रहे हैं। इल्जाम हम नहीं लगा रहे हैं बहन। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। हम 10वें पावदान से उठ करके 5वें में आए और आने वाले 1-2 वर्षों में हम विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज जैसे हमारे अभी मित्र कह रहे थे जो पैनल में बैठे हुए हैं, उनका दल चाहे कोई हो, मैं दल पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप जो है टमाटर का भाव बढ़ता है, फिर आप कहते हैं कि प्याज का भाव बढ़ गया, आप कहते हैं दाल का। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पीट करना चाहते हैं और आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो हमको ये टमाटर और मूली के चक्कर में नहीं पड़ना। और जहां तक गरीबों की बात है, दिवाकर तो जी, आम जनता का सरोकार ही इससे होता है। नहीं देखिए दिवाकर जी, गलत बात कैसे सुन ले। नहीं, पहले बात तो होने दीजिए। आजाद भारत में पहली बार हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि हमारे मित्र छत्तीसगढ़ से हैं और इरफान भाई छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 2 बार हम राशन दे रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ लोग, जो 25 करोड़ का प्रदेश है, उसमें 16 करोड़ लोगों को 2 बार मुफ्त राशन हम दे रहे हैं। और जो 140 करोड़ का देश है, उसमें हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। हम उनके शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, हम उनकी सुख सुविधा की व्यवस्था कर रहे हैं, हम उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी मानव, चलिए ठीक है दिवाकर जी, रुकिएगा जरा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। अरुण सिंह चंदेल जी क्या कहना चाहते हैं? दिवाकर जी बहुत सारी बातें यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है दिवाकर जी, रुकिएगा जरा। के चक्कर में पड़े हुए हैं दिवाकर जी, आम जनता का सरोकार है टमाटर और प्याज, आप समझ क्यों नहीं रहे? अरुण सिंह चंदेल जी, अपनी बात को आप पूरा करिए प्लीज। दिवाकर जी रुकिए जरा, दिवाकर जी रुकिए जरा। हाँ अरुण जी, लोग ये बात करते हैं आलू टमाटर प्याज। अरुण जी अनम्यूट कीजिएगा। अरुण जी अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है इरफान जी से तब तक जवाब ले लेते हैं। इरफान जी, मतलब मैं क्या बताऊं इस सवाल का, मैं क्या जवाब दूं मुझको, मैं ये क्या कहूं मैं इस पे कि ये कह रहे हैं, हमारे सम्मानित साथी कह रहे हैं कि जो लोग भारत को पीछे धकेलना चाहते हैं वो ऐसे आलू प्याज की बात करें, तो आरबीआई हमारे को पीछे भगाना चाहता है।
आरबीआई हमारे देश को पीछे भगाना चाहता है। हाँ मैं आऊंगी अरुण जी 2 मिनट दीजिएगा, मैं आती हूँ आपके पास वापस। हाँ इरफान जी, मैंने कहा ये आपकी साजिश है। अरे बाप रे बाप देखिए साहब, एक चीज मैं बता दूं, मैंने आप इससे पहले कह दिया, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए आप। 1200 का सिलेंडर सिर्फ बीजेपी के वालों के लिए नहीं, कांग्रेस वालों के लिए, भारत के सब लोगों के लिए है। पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं है। महंगाई सिर्फ पक्ष व विपक्ष को नहीं देखती, महंगाई सब पे है। आप बात की गंभीरता को समझिए। इस दलगत राजनीति से आप उठ के बात करिए कि भारत का नुकसान हो रहा है, भारत की जनता परेशान हो रही है, भारत की जनता हलाकान हो रही है। जो आप बात कर रहे हैं योजनाओं की, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जो बात कर रहे हैं आप योजनाओं की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब गर्भ में बच्चा आता है से अंतिम जो उसका संस्कार होते तब तक की सारी योजना थी। जननी योजना से लेकर बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके लिए फ्री राइट टू एजुकेशन, उसके बाद मिड डे मील, आप मनरेगा से उन्होंने 16% लोगों को जो गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए। बहुत सारे देश में, जितने भी हमारे देश में प्रधानमंत्री सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनके उसके ही वजह से भारत की आज इकोनॉमी इतनी बड़ी है। अभी बात ये चल रही है कि आज की स्थिति में जो है भारत में जो है महंगाई बिल्कुल बेलगाम हो गई है और आपके पास कोई रोड मैप नहीं है उसको कंट्रोल करने का, उसको रोकने का। तो आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आप जो है देशद्रोही मत बोलिए, आप पहले स्वीकार करिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि देश अच्छा रहे। ये देश सिर्फ आपका मेरा नहीं है, सबका है। इस देश सबका है ये, इसलिए थोड़ा स्वीकार करिए, थोड़ी संयम से बात करिए। आप बात क्या कर रहे हैं? आप हमको इकोनॉमी पे बात करनी है तो आप सामाजिक स्तर पे आ जाते हैं, आप लोगों के खर्चे पे आ जाते हैं। लोग खर्चा करें उससे कोई फर्क नहीं। बताया तो कि 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत भाई। तो एक दिन में नहीं बनी है भाई, 5वीं अर्थव्यवस्था। जब भारत आजाद हुआ था सुई बनाने की स्थिति नहीं थी हमारी, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को पंचवर्षीय योजनाओं के तहत। ठीक है अरुण जी, इरफान जी मैं वापस आती हूँ आपके पास। अरुण जी आप किन लोगों को पैनलिस्ट पे लाई है? ये देश 2 टुकड़े कर दिए देश के भैया। दिवाकर जी महंगाई के बाद 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े अंतर पर। अरे ऐसे लोगों को भैया आप देखिए, दिवाकर जी ये मुद्दा नहीं है। दिवाकर जी मुद्दा ही नहीं है हमारा, प्लीज। उन्होंने भारत को आउट ऑफ द ट्रैक बात नहीं की जाएगी, आउट ऑफ द ट्रैक बात नहीं होगी। अरुण सिंह जी अपनी बात को पूरा करिए, दिवाकर जी को म्यूट करेगा प्लीज। अरुण जी अरे बहुत अफसोस हो रहा है, कैसे आप ये स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? टुकड़े के बाद कैसे हो गए देश के? दिवाकर जी दिस इज नॉट द टॉपिक। दिवाकर जी दिस इज नॉट द टॉपिक, प्लीज बताइए 2 टुकड़े कैसे हो? बात कही कि दलगत से ऊपर बढ़ के देखना चाहिए। महंगाई से आज हालत खराब है। और जो आप टमाटर प्याज देख रहे हो, इस टमाटर ही घर में डलता चूल्हे में, जब बनता है तो शक्कर डलती चाय में, तब वहाँ चंदा मामा आके नहीं गिरते हैं, तब सूरज नहीं गिरता आके, सैटेलाइट नहीं गिरती है। मैं एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। मैंने खुद मतलब पालम एयरपोर्ट में नौकरी करी है। हमें मालूम है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कहाँ ले जानी है, पर अगर हम स्पैनर लेके बैठेंगे उसमें जाके शक्कर नहीं होगी, चाय नहीं बनेगी। और जब चीनी इतनी महंगी होगी तो एक गरीब आदमी शक्कर नहीं खरीद पाता है। आप समझिए आज महंगाई है, मानिए इसको। आप चाहे चाहे आपका डीए 4% बढ़ा है अभी जुलाई में कि नहीं बढ़ा? नहीं आप 4% डीए बढ़ा, तो सच्चाई तो यही है कि 4% डीए बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बताइए? जो आंकड़े बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? देखा आंकड़े कैसे बनाए जाते हैं सब पता है। कौन जुलाई में 4% आपका डीए बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है बताइए? सरकारी बड़ा बहुत से ऐसे हाँ या नहीं करिए ना, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? उनको डीए मिलता ही नहीं, उनकी भी तो सोचिए आपसे। अरे उनको तो फ्री में दे रहे, उन्हें तो फ्री में दे रहे, दवाई दे रहे, पढ़ाई दे रहे, अन्न दे रहे, सब कुछ तो दे रहे हैं। और क्या चाहिए? घर दे रहे, शौचालय दे रहे, सड़क दे रहे। अवसर दीजिए, अच्छी इकोनॉमी बनाइए जिसमें लोग आगे बढ़े, अपने काम काज करें, उनको कोई बीच में देने की कोई जरूरत नहीं है। रूपा जी ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, हम जरा इस पार्टी वाली राजनीति से बाहर निकलते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता का रुख कर लेते हैं। रूपा जी आप सुन पा रही है मुझे? इतना होना चाहिए। रूपा जी आप सुन पा रही है मुझे? चाहिए। हाँ जी सुन रही हूँ मैं। रूपा जी मैं समझ सकती हूँ कि पार्टियों के बीच में और कन्वर्सेशन में रहना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखिए दलगत राजनीति के ऊपर उठकर अगर बात की जाए तो महंगाई तो ये चरम सीमा पर है ही और ये मानना पड़ेगा। इरफान खान जी आप प्लीज, जमील जी सभी को म्यूट किया जाए, सभी को म्यूट करिए प्लीज। इसलिए परेशान हो आप लोग, सभी को म्यूट करिए।
रूपा जी क्या कुछ कहना चाहती हैं? यहाँ पर जो अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा टिप्पणी की जा रही है उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। टमाटर प्याज बस यही विसंगति है कि आम जनमानस की समस्याओं को दरकिनार करने की जो कोशिशें होती हैं, जो उसकी मूल समस्या है। देखिए, भूख लगेगी तो इंसान रोटी ही खाएगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी उसके आसपास बहुत रखे हो तो उसके लिए किसी काम के नहीं होंगे। तो अगर है कि बहुत तरक्की हो रही है, वो तरक्की होनी ही चाहिए और वो हो भी रही है, लेकिन मूल समस्याएं जो हैं, रोटी दाल और रोटी कपड़ा और मकान, ये तो होने ही चाहिए, इनकी अपनी उपयोगिता है। लेकिन जब कभी बहुत अच्छे विषय लाए जाते हैं, जनहित के मुद्दे लाए जाते हैं, उसमें भी अगर समय इधर उधर जरा सा भी बर्बाद होता है तो बड़ा क्षोभ होता है, हमें बड़ा दुख होता है, खेद होता है कि हम किधर को जा रहे हैं। तो मैं बस वही कह रही थी कि देखिए, जब तक ये अल्प बचत निवेश में नहीं बदलेगी, और आज अगर आरबीआई कहता है कि निवेश वो बचत कम हो रही है, तो मुझे लगता है कि घर की जो स्त्री है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है छोटी छोटी बचत को संग्रहित करके और घर में रखने के लिए। लेकिन घर में न रख के अगर वो बैंकों तक जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, आजकल प्राइवेट चीजों में बहुत ज्यादा रुझान होता है, शिक्षा आदि पर इतना बड़ा बड़ा खर्च हो जाता है कि मूल आवश्यकताओं पर आते आते कमर टूट जाती है। तो मैं इसी पर जोर दूंगी कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाने जाने चाहिए जिससे बचत की ओर प्रेरित किया जा सके और महिलाएं आगे आएं, क्योंकि अब ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है। जहाँ महंगाई दिखाई पड़ती है, और वाकई महंगाई तो है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप प्रवक्ता का रुख करना चाहेंगे? अरुण जी सहमत हैं? मैडम हाँ, मैं कहेंगे बहन ने हमारी बहुत अच्छी बात करी, महंगाई है माना, मिश्रा जी भी मान जाए महंगाई है, क्योंकि जब हम लोग बाजार जाते हैं, अभी मैं बाजार से ही आया हूँ, तो हमें महंगाई समझ में आती है। अब पैसा झोले में ले जाते हैं और मुट्ठी में लाते हैं सामान। पहले भी ऐसे कहा जाता था, आज भी युग है, तो इसको जरा सुधारने का सरकार को करना चाहिए। महंगाई कैसे घटी? किसानों को, जो आप कह रहे हैं, किसानों को देखना पड़ेगा। आज भी किसान परेशान है, उसको देखना पड़ेगा। जो वहां से फसल उगती है वो हमारे बाजार तक सही आए, बीच में भ्रष्टाचार ना हो, वो भी देखना पड़ेगा। अभी भ्रष्टाचार भी है, पहुंचते पहुंचते इतना महंगा हो जाता है और डंपिंग हो जाती है, फेंका जाता है, बाहर से हम विदेश से मंगाते हैं। ये चीजें बंद होनी चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। आम आदमी को मार से बचना चाहिए। हम लोग अगर इस तरह सोचेंगे नहीं महंगाई नहीं है, तो ये नीचे का आदमी एक दिन सत्ता परिवर्तन कर देगा। ये सच्चाई है, इसको मान लीजिए। जी दिवाकर जी, जब आपको देखना है बाजार जाके देखिए, सच ये। दिवाकर जी, अभी बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही और रिपीट किया उन्होंने कि बहनें जो है हमारी घर पर ही बचत अपनी रख लेती हैं। तो मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं कि 9 वर्षों में 48 करोड़ जनधन खाते खुले, और 48 करोड़ जब जनधन खाते खुले हैं तो अब हमारी बहनें घर में नहीं रख रही, वो बचत को जो है बैंक में पहुंचा रही। इसके पूर्व लोगों को बैंक में जाने का डर लगता था, लेकिन यह नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि नरेंद्र मोदी जी ने सभी को बैंक तक जाने की सुविधा प्रदान की। दिवाकर जी, आप एक सच्चाई से शायद अनभिज्ञ हैं। मैं आपको बता दूं, हम ना पितृसत्तात्मक सोच वाले देश में रहते हैं और यहाँ पर आज भी महिलाओं का बैंक जो है ना वो उनके पति चलाते हैं। महिलाएं आज भी पैसे अपने डब्बे में ही रख रही हैं। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा। आज की जनरेशन की अगर मैं बात कर दूं, मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद शायद 2 साल से बैंक का मैंने मुंह नहीं देखा है। वो बात अलग है कि मेरी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, लेकिन फिर भी मैंने बैंक का मुंह नहीं देखा। मैं बैंक की तरफ जाती ही नहीं हूँ। आज भी मुझे काम करना होता है तो मैं अपने पापा या अपने भाई या हस्बैंड को बोलती हूँ कि प्लीज देख लेना जरा, नहीं हो पाता है। आप ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है, ये हमारी बहनें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रही हैं,
और हम विश्व में नंबर 1 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की स्थिति में है इरफान जी कि हमारा जो है जो डिजिटल लेन देन है, चाहे पेटीएम हो, मोबाइल ट्रांजैक्शन हो, जो भी हो, ठीक है। दिवाकर जी रुकिए, बहुत आगे जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बहनों का आह्वान करता हूँ जो भी बैंक नहीं जाती हैं और डिजिटल लेन देन नहीं करती हैं, वह भी जो है डिजिटल लेन देन करें। भाई जब आप ठेले पर पानी के बतासे खाने जाती हैं तब तो पेटीएम से क्लिक करके मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है इरफान खान जी, इरफान एक सेकंड रुकिए। दिवाकर जी आप रुकते क्यों रही हैं? दिवाकर जी को प्लीज नोट करिए जरा। हाँ इरफान जी, पुनः फिर एक बात पे फिर ये कहना चाहता हूँ, हम लोग सारी चीजें जो उम्मीद कर रहे हैं वो समाज से कर रहे हैं, महिलाओं से कर रहे हैं। आपकी बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो तो तंत्र है वो फेल हो रहा है, इकोनॉमी हमारी जो है मेंटेन करना चाहिए सरकार को, वो नहीं कर रही है। आप बताइए महिलाओं की सेविंग से रेलवे टिकट के क्या लेना देना? 2 रुपए की टिकट 50 रुपए हो गई है, उसमें महिलाओं का क्या लेना देना? आप बताइए मुझको, आप बताइए मुझको। 400 रुपए से 1200 रुपए सिलेंडर होगा, उसमें महिलाओं का क्या लेना देना? आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपके जो कंट्रोल होना चाहिए इकोनॉमी पे वो नहीं हो पा रहा है? देश के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो देश का करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके देश से भाग रहे हैं और आप उनको वापस नहीं लेके आ पा रहे हैं। आप एक बात बताइए, 2023 में 87,026 लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। गलत बात आप समझिए कि हमारी देश की इकोनॉमी अगर कहीं अभी तो 200 चलिए देखिए इरफान जी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि महंगाई जो है उस पर जल्द ही लगाम लग पाएगी। हमारे साथ अनुपमा जी जुड़ी हुई है फोन लाइन पे, अर्थशास्त्री जी। अनुपमा जी, अंतिम प्रतिक्रिया इस पर मैं आपकी लूंगी कि अगर देश को वाकई वो जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना है उसमें क्या बदलाव करने होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सब एक ही साइड से हैं। कई बार जब हम डिबेट कर रहे होते हैं या आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब अलग अलग देश को बिलोंग करते हैं। हमारा प्रायोरिटी हमारे देश का हित होना चाहिए और आई एम श्योर सबके दिमाग में सब देश का ही बेस्ट इंटरेस्ट है। बस ये होता है कि हम जो पॉलिसीज अपनाते हैं उनमें कहीं ना कहीं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन आ रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी खासतौर पे खाली इलेक्शन से ना रेगुलेट हो। जरूरी ये है कि जो अर्थशास्त्री हैं या अर्थशास्त्र को यूज करके जो पॉलिसी बनती है हमें उस पे ध्यान देना है। रीजन उसका ये है कि अर्थशास्त्र जो होता है वो देखिए एडम स्मिथ ने कहा था इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। तो इकोनॉमी जैसी चीज काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक्सटर्नल फैक्टर माने जो हमारे कंट्रोल के बाहर, आई डोंट मीन एक्सटर्नल कंट्रीज, आई मीन एक्सटर्नल फोर्सेज विच रेगुलेट एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो उनको ध्यान में रखते वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगी हमारे इलेक्शन और हमारे जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट है उससे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे महंगाई को लेकर, और आरबीआई रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा जा रहा है कि लोग अब सेविंग नहीं कर पा रहे, सिर्फ कमा खा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अब इस महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी ये जरूर देखना होगा। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।